तो अब आपसे पूछा जाता है कि भक्ति आंदोलन की विशेषता बताइए। भक्ति, सबसे पहले सोच लेते हैं कि भक्ति और भक्ति आंदोलन दोनों शब्दों को समझिए, और फिर भारत बोध, जो इस वर्ष का सवाल था, सिविल सेवा 2024, इसको समझ लेते हैं। इस वर्ष जो सवाल पूछा गया, आंदोलन कहते हैं जब वो अखिल भारतीय हो जाता है, अखिल भारतीय, ऑल इंडिया लेवल, यानी एक बड़े क्षेत्र में व्यापक प्रचार, यानी कह सकते हैं जन जागरण। जैसे आप कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, कहते हैं ना, भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ, तो एक बड़े व्यापक क्षेत्र में हुआ, तो उसको हम क्या कहते हैं? आंदोलन कहते हैं, जन जागरण। तो भक्ति को भी आंदोलन कहते हैं। क्यों कहते हैं आंदोलन? क्योंकि एक बड़े एरिया में हुआ, ऑल इंडिया लेवल पर, यानी पूरा भारत, जो संपूर्ण भारत है, एक यूनिट है, ऐसा विचार हुआ, एक है। तो भक्ति ने क्या किया, भक्ति आंदोलन ने क्या किया कि संपूर्ण भारत को एक करने की कोशिश। ठीक है, अब जानिए कि इस समय तो राजा हुआ करते थे और नीचे कौन था? प्रजा। और राजा लोग आपस में लड़ते रहते थे कि नहीं? युद्ध होते रहते थे, राजा लोग आपस में लड़ते रहते थे। क्यों लड़ते थे? आपने पढ़ा है, जड़ जोरू जमीन के लिए, झांकी कन्या सुंदर देखी। कोई धर्म के नाम पर झगड़े नहीं थे, वो सब राजा अपना एरिया बढ़ाने के लिए, क्षेत्र विस्तार करने के लिए, नॉर्थ का राजा साउथ में भी जाके आक्रमण करता रहता था कि मेरा जो पेरीमीटर है वो क्या है, बढ़ जाए। ठीक है, तो सैनिक शक्ति थी। तो ये जो राजा लोग जो युद्ध करते रहते थे और जो अपना धर्म के नाम पे झगड़े नहीं थे, धर्म के नाम पे झगड़े ज्यादा कब होंगे? जब अंग्रेज आएंगे। तो उन्होंने बांटो और राज करो की नीति अपनाई। तो हिंदू मुस्लिम दंगे कब हुए? अंग्रेजों के आने के बाद। तो संपूर्ण भारत एक यूनिट है, ये कैसे संभव था? क्योंकि सब लोग तो क्षेत्रीय अलग अलग गुट में बटे थे, अलग अलग राजा आपस में लड़ते रहते थे, नहीं? तो पॉलिटिकल एकता तो संभव नहीं थी, राजनीतिक एकता तो होती नहीं। और ये लोग तो कबीर कहां से कर लेते राजनीतिक एकता? नहीं। जब हम कहते हैं कि नहीं जी, चुनाव से हम संसदीय व्यवस्था अपनाए, तो हमारी क्या हुई? जब 47 में हम देश आजाद हुआ तो पॉलिटिकल यूनिटी की बात हुई, और जो जो रियासतें थी उनको भी हमने विलय कर लिया, नहीं? और पूरा भारत एक पॉलिटिकल यूनिट माना। लेकिन ये तो 15वीं सदी है। तो 15वीं सदी में जो संपूर्ण भारत की एकता की बात हुई, तो वो राजनीतिक नहीं हुई, ये सांस्कृतिक एकता की बात, सांस्कृतिक एकता, और दूसरा भाषाई एकता की बात। तो ये जो भारत बोध की अवधारणा कैसी थी? पॉलिटिकल अवधारणा नहीं थी, ये अवधारणा कैसी थी? सांस्कृतिक और भाषाई। इसलिए जरा सवाल लिख लीजिए, इस साल का सवाल लिखिए। सवाल, भक्ति कविता में, सिविल सेवा 2024, भक्ति कविता में अभिव्यक्त भारत बोध को स्पष्ट करते हुए, भक्ति कविता में अभिव्यक्त भारत बोध को स्पष्ट करते हुए, भारत बोध को स्पष्ट करते हुए भाषाई और सांस्कृतिक समन्वय के चिन्हों को रेखांकित करें। स्पष्ट करते हुए भाषाई और सांस्कृतिक समन्वय के चिन्हों को, भाषाई और सांस्कृतिक समन्वय के चिन्हों को रेखांकित कीजिए। प्रश्न समझ में आया? तो भारत बोध का मतलब क्या हुआ? कि पूरा भारत,
बोध मतलब जो विवेक है, जो जानकारी है, जो नॉलेज है, कि भाषाई स्तर पर पूरे भारत की एकता की बात की और सांस्कृतिक स्तर पर ये सवाल इस वर्ष पूछा गया। तो भक्ति और भक्ति आंदोलन समझ गए, और ये भाषाई स्तर का मतलब और सांस्कृतिक स्तर का मतलब क्या है। जैसे कश्मीर में जो भक्त थे उनका नाम क्या था, लालदेव। बहुत सारे लोग थे जो पॉपुलर थे। पूरा ऑल इंडिया लेवल पर यह विचार फैला हुआ था। उड़ीसा में भी व्यक्ति थे, बलराम दास। पंजाब में भी थे गुरु नानक। गुजरात में भी थे और नरसिंह मेहता। दक्षिण में भी थे अलवार और नैनार। और यहाँ महिला भक्त भी थी, क्योंकि ये सब तो आंडाल, तो सब लोग थे। यानी पूरा भारत एक सांस्कृतिक भाषाई विचार से एक सूत्रता में बचा हुआ था, एक सूत्रता में दिखाई दे रहा था। यानी हम लोग एक तो थे ही, पॉलिटिकल एकता नहीं थी, क्योंकि राजा आपस में क्या करता रहता, लड़ता रहता। गुजरात में अक्खा और नरसिंह मेहता का भजन गांधी जी सुनते थे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रहे, कि वैष्णव जन उनको कहिएगा जो पीर मतलब पीड़ा, दूसरे की पीड़ा जो समझे वही वैष्णव हो सकता है। गांधी जी के आश्रमों में ये भजन चलता रहता था। गांधी जी का प्रिय भजन था, ये सुनते रहते। हाँ, महिला भी थी आंडाल, यानी महिला पुरुष सब लोग थे। अलवार विष्णु के भक्त, नैनार शिव के भक्त। ठीक है, बहुत सारे लोग थे। सारांश ये कि पूरा भक्ति आंदोलन ऑल इंडिया लेवल पर एक सांस्कृतिक एकता के लिए लोगों को जगाने का प्रयास कर रहा था, लोगों को अवेयर करने का प्रयास कर रहा था।